हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। बताओ वॉइस क्लियर है क्या? फटाफट बोलो भाई, वॉइस क्लियर है क्या? फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। बताओ वॉइस क्लियर है क्या? फटाफट बोलो भाई। तो मास का ये विनय मास स्पेक्ट्रोमेट्री है भाई। और किसकी क्लास सोच रहा है तू? मास की है क्लास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके बताओ सभी कनेक्ट हो गए क्या? मास की ही क्लास है। कौन सी क्लास चल सर? कौन सी क्लास चला दी? मास चल गई क्लास चल। अरे मास की ही स्पेक्ट्रा की क्लास है, मास स्पेक्ट्रा की। अरे पिछली क्लास तो लेके आया था भाई, मास स्पेक्ट्रा की क्लास। मास स्पेक्ट्रा ही पढ़ाएंगे। अच्छा अनूप सर आ गई थी। ये कहानी है। ओके ओके ठीक है। ओके बताओ पिछली क्लास का क्लियर है क्या? पिछली क्लास की चीजें क्लियर है क्या? बताओ पिछली क्लास मैंने कहा था भाई ये रिलेटिव इंटेंसिटी याद रखना क्या ना है, सभी को याद कर लेनी है। सभी को याद है क्या? फटाफट बोलो भाई, क्या सभी को याद है क्या? बताओ सभी को याद है क्या? देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पिछली क्लास में थोड़ा रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में बता गया था। क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने चीज क्या पढ़ी थी कि इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया था कि मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंटेशन जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है थोड़ा सा दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपेरिजन में अलग होता है, क्योंकि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उन सभी में ही कुछ कोई ना कोई रेडिएशन यूज की जाती है, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर कोई रेडिएशन यूज नहीं की जाती है, इसीलिए इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम ना रख करके स्पेक्ट्रोमेट्री रखा था। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने कहा था कि क्या बना था कि कैसे स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है, तो स्पेक्ट्रा ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसमें मैंने कहा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरा इंटेंसिटी के ऊपर ना नेचुरल अबंडेंस के ऊपर। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती थी। तो यहाँ हमने उसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हमने उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। इंटेंसिटी में हमने रिलेटिव इंटेंसिटी में रिलेटिव अबंडेंस देख लिया था और उसमें कहा था कि इंटेंसिटी कैसे निकालोगे किसी भी, अगर मैं इंटेंसिटी रेशियो की बात करता हूं तो मैंने कहा था क्या होगा कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ, यहां सबसे पहला तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई क्या होगा यहां पर रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ जो भी एटम है उसकी। ठीक है, ये आपको यहां मल्टीप्लाई करना था। ये एक एटम के लिए हो गया। ऐसे ही मैंने कहा अगर दूसरा एटम है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां सम करते चलेंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके हमने बेंजीन का एक एग्जांपल लिया भी था, उसके बेसिस पे हमने ओके याद कर लिया। ठीक है, तो हमने यहां कुछ एग्जांपल्स करने थे। पिछली क्लास में कहा था कि भाई याद करके आना, पढ़ के आना, तो फटाफट बताओ ये एग्जांपल्स करने करो भाई। फटाफट सभी बच्चे ये एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है,
C4 C14 H10। चलो हाँ ठीक है, इसके लिए इंटेंसिटी निकालेंगे M+1 और M+2। M+1 और M+2 की इंटेंसिटी निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, C60 के लिए निकालनी है। C60 के लिए बात करेंगे तो यहां पर M+1 और M+2 के लिए निकालनी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से मैं लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन TMS का। TMS क्या होता है? ट्राई टेट्रामिथाइल सिलेन, जो आप यूज करते हो NMR में एज ए रेफरेंस। तो ये टेट्रामिथाइल सिलेन, इसके लिए भी क्या करनी है आपको? इंटेंसिटी निकालनी है M की, M+1 की और M+2 की, इसकी इंटेंसिटी। ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भूपेंद्र, यहां तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है भाई। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास ही नेट की प्रॉब्लम हो, तो उसको एक बार देख लो भाई। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ी सी चीज बता देता हूं भाई। कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास कार्बन होता है, तो कार्बन नेचुरल अबेंडेंस जो मिलती है कार्बन की, अगर बात करता हूं, देखो क्वेश्चंस करेंगे तो पहले थोड़ी चीज समझ लेंगे, उसके बाद ये मेरे पास क्या होगा, कार्बन 12 होगा। और इस कार्बन 12 की अगर मैं नेचुरल अबेंडेंस की बात करता हूं, तो वो होती है लगभग यहां 98 पॉइंट कुछ होती है, 98.02 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, ये होती है 98.92 होती है, 92 सॉरी। ठीक है, ये इसकी नेचुरल अबेंडेंस होती है। जो आपका कार्बन 13 होता है, उसका भी यहां 1.0 होता है, 08 होता है। ये इसकी नेचुरल अबेंडेंस होती है, कार्बन 12 और कार्बन 13। बट अगर मेरे पास यहां कार्बन जो 14 होता है, वो भी बहुत ही पॉइंट कुछ में आता है, उसकी भी पॉइंट कुछ में उसकी नेचुरल अबंडेंस होती है कार्बन 14 की भी, पर वो इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट करके चल लेते हैं जब उसके रेस्पेक्ट में कोई M+2 दूसरा दे रखा है। बट अगर कार्बन के एटम बहुत सारे ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत बढ़ जाए कार्बन के एटम, तो उसकी इतनी अमाउंट हो जाती है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस उन कार्बन 14 की भी आने लग जाती है। तो कैसे निकालोगे? तो यहां ये कब अप्लाई करना है, या इंटेंसिटी ऑफ कार्बन M+2, इंटेंसिटी ऑफ M+2 फॉर कार्बन। तो ये कब करना है? कार्बन के लिए, जब कार्बन की मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी थोड़ी सी छोटी सी इंटेंसिटी, उसकी भी पीक आने लग जाती है। तो कैसे उसकी कैलकुलेट करोगे? तो वो होता है 0.06 इंटू में n²। ये आपको लगा देना फॉर्मूला। ठीक है, इतना लगा देना है। यहां n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, अब फटाफट सोल्व करेंगे। जहां पर भी आपका M+2 नहीं है, उसके रिलेटिव यहां नहीं होगा, तो वहां हम क्या कर लेंगे, ये लगा लेंगे। ये कब आपके लिए लगाना है? जब आपके लिए, क्योंकि अगर बहुत कम कार्बन एटम होंगे, तो जब आप इसको देखो मल्टीप्लाई करो, मान लो 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम होंगे तो 0.06 इंटू में क्या हो जाएगा, यहां से n², 2 कार्बन है तो 4 हो जाएगा। तो देखो कितना कम वैल्यू आ रहा है, 0.024 आ रहा है। यहां 0.006 है भाई, 0.006 लिख दिया गया, 0.006 है। ठीक है, 006 इंटू में n²। ठीक है, 006 होगा। तो देखो 0.024 आ रहा है, बताओ कितनी वैल्यू? 0.2 आ रहा है, 0.02 आ रहा है। तो बहुत ही इसकी नेग्लिजिबल वैल्यू आती है, इंटेंसिटी आती है। तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कार्बन एटम मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ही ज्यादा हो जाए, तब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। फटाफट बताओ भाई क्या होगा आंसर, फटाफट बोलेंगे भाई। फटाफट बताएंगे भाई। .006 कर लेना उसको। ठीक है,
बताओ फटाफट बताएंगे क्या क्या आंसर होंगे इनके। सुनीत यहां से बिल्कुल सही चल रहा है भाई, ठीक है, यहां से बिल्कुल सही चल रहा है, फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा। देखो यहां से मैं सबसे पहला आपके पास दे रखा था यहाँ नेप्थलीन एंथ्रासीन दे रखा है। एंथ्रासीन क्या होगा आपके पास, C14H10 हो गया। इसके लिए आपको क्या क्या निकालनी थी, M निकालना था, M+2 निकालना था और M+1 निकालना था। मैंने कहा था M को तो आप क्या मान लेना है, M+ की इंटेंसिटी कितनी होगी, 100% होगी, क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे थे हम, तो इसको तो एक को तो 100 कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें यहां से M+1 के लिए अगर मैं निकालता हूं, किसके लिए निकालता हूं, M+1 के लिए, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यहां कार्बन 14 हो गए मल्टीप्लाइड, इसकी कार्बन 14 होगा M+1, मतलब कार्बन 13 के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होती है 1.1, तो ये 1.1, ठीक है। यहां आपके पास और क्या है, कार्बन 10 हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की भी आपके पास M+1 आएगा, तो 10 इंटू में 0.05 हो जाएगा, 10 इंटू में 0.05 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, M+1। फटाफट सभी कैलकुलेट करके बताएंगे क्या बना, कितना आ गया, 15.55 आ गया क्या प्रीति, 15.55, ठीक है। अब M+2 की बात करें तो देखो यहां मैंने जो रिलेटिव अबेंडेंस लिखवाई थी उसमें ना तो ना हाइड्रोजन के लिए M+2 था, ना ही कार्बन के लिए था। तो मैंने कहा कार्बन जब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तब उसका छोटी सी पीक आ जाती है, बट अगर कार्बन कम होते हैं तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि भाई कार्बन कम होंगे तो यहाँ 0.06 इंटू में 4 कर दोगे अगर 2 कार्बन एटम, तो देखो बहुत ही यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ही छोटी आ रही है, इतनी आ रही है कि आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, 0.02, मतलब 1 में से अगर 1 मान रहे हो इंटेंसिटी तो उसका 0.02 आ रहा है, यहां 100 में से 0.02% आया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं M+2 की, तो मैं कहूंगा यहां क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो होगा ही नहीं M+2, कार्बन के लिए होगा, तो कार्बन क्या होगा, यहां n² बताओ क्या था, 0.006 इंटू में क्या होता है n² क्या था, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैं यहां क्या कर दूंगा 14 का स्क्वायर कर दूंगा, यहां क्या कर दूंगा 14 का स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, फटाफट बोलो भाई, इसका क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करो भाई सभी, क्या आ जाएगा 0.006 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाई 14, तो 1.17 सिखा है। देखो यहां अब भी से जो 100% होता है उसमें से 1% ही पहुंचा है जब आपके पास 14 कार्बन थे, जब कार्बन एटम बहुत ज्यादा थे तब जाकर के ये 1% हुआ है। देखो 1%, 100 में से 1% आया, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो गया, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे M के लिए, M+1 के लिए और M+2 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो हमने 100% था, ये कितना आ गया 15.55 और इसके लिए कितना आ गया भाई 1.176। मैंने कहा इसको अगर 1 के रेशियो में करोगे तो आप जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डिवाइड कर दोगे, तो यहां से 1 के रेशियो में आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। बताओ कितने बच्चों का आया है यही रेशियो, कितने लोगों का आया है भाई, फटाफट बोलेंगे कितने का आया है ये। अरे हाइड्रोजन की कणिका होती ही नहीं है, नेचुरल अबंडेंस नहीं होती है, M+2 नहीं मिलता है, ठीक है, ड्यूटेरियम ही मिलता है, ट्राइटेनियम नहीं मिलता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो मिलता है उसी की तो बात करें, मैंने कहा कार्बन 14 बहुत ही कम अमाउंट मिलता है, अगर कार्बन कम होते हैं तो वो इतना कम होता है कि नेग्जिबल हो जाता है वो, बट अगर कार्बन एटम बहुत ज्यादा हो जाए तब वो थोड़ा सा आता है, दिखता है। कह रही सर यहाँ कणिका अगर बताओ जो मिलता ही नहीं है तो बताओ उसकी कैसे पीक आ जाएगी। हाइड्रोजन के लिए इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मिलता ही नहीं है M+2, कार्बन जो हाइड्रोजन ट्राइटेनियम होगा ना 3 पे M+2, अगर 1 हाइड्रोजन है तो M+2 होगा, तो कौन सा होगा ट्राइटेनियम, मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां C60 के लिए बात करूं तो यहां पर भी देखो कार्बन एटम बहुत सारे हैं, इनके लिए हमें M के लिए क्या मानेंगे, हम 100% कह देंगे, रिलेटिव अबंडेंस है। अगर मैं M+1 की बात करता हूं तो M+1 कैसे निकालूंगा मैंने कहा कि यहां आपके पास सबसे पहले 60 कार्बन एटम हो गए और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी होती है कार्बन की 1.1, मल्टीप्लाइड कर दो कितना बन गया 66 आ गया। M+2 की अगर बात करते हो
m+2 के लिए अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, 0.006 इंटू में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ n स्क्वायर कितने है 60, 60 का स्क्वायर कर दोगे, 60 का स्क्वायर कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ। 60 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा भाई, 60 इंटू में 60 इंटू में 0.006, राइट। अब देखो 21% आया, 21.6, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, m+1 और m+2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m के लिए कितना था 100%, 66, और ये क्या आ जाएगा 21.6 आ जाएगी इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी। फटाफट बोलो ये कितने बच्चों का ठीक है, ये कितने लोगों का ठीक है भाई, बिल्कुल कनिका बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, कितने बच्चों का ठीक है ये। अब फोर्थ क्या दे रखा, तीसरा मैंने क्वेश्चन क्या दिया, टीएमएस। देखो टीएमएस क्या होता है, यहां से ये सिलिकॉन हो गया और 4 टेट्रा मिथाइल सिलेन है आपके पास, यही है जो आपके रेफरेंस लेते हो एनएमआर में, ये ले लिया मैंने। तो यहां इसके लिए m अगर निकालूंगा तो m क्या कहूंगा, 100% है, 100%। रिलेटिव इंटेंसिटी लेने से मुझे ये फायदा होगा कि m निकालने की जरूरत नहीं है। अगर m+1 में फाइंड आउट करूं तो यहाँ कौन कौन से 3 टाइप के एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सिलिकॉन है। तो कार्बन के लिए अगर बात करूं तो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 इनके लिए m+1 के लिए 1.1 हो गया, प्लस हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए 12, इंटू में कितना होता है 0.015, प्लस यहां सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना है 1 एटम है, एक सिलिकॉन है। बताओ इसके लिए m+1 कितना होता था 5.1, इसके लिए कितना होता था 5.1, यहां से क्या आ गया 5.1, तो ये कितना हो गया, देखो यहां से 4.4, कैलकुलेट करो भाई सभी, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, ये कितना आ गया 12 इंटू में 0.015, ये तो आ गया 0.18, और ये कितना है 5.1, बताओ कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया, प्लस 5.1 प्लस 4.4, राइट, तो ये आ गया 9.68, ये आपकी m+1 की आ गई 9.68। अब अगर m+2 की मैं बात करूंगा तो m+2 के लिए कैसे करूंगा, यहां से m+2, देखो यहां m+2 कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी नहीं होता है, कार्बन के लिए होता है और सिलिकॉन के लिए होता है। सिलिकॉन की बताओ कितनी होती है, एक एटम है सिलिकॉन है, इसके लिए m+2 कितना होता है 3.4, प्लस कार्बन की अगर बात करता हूं तो देखो कार्बन के लिए 4 कार्बन है, तो 4 का स्क्वायर इंटू में 0.006, ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.006, बताओ कितना आया 0.09, बताओ यहां 5, ये कितना आया है 3.4, बताओ 3.4 के अंदर 0.09 अगर ऐड करते हो तो कुछ वो तो ये तो नेग्जिबल ही मान के चल सकते हो, मतलब कार्बन अगर कम वैल्यू होती है तो मैंने कहा कैलकुलेट ही मत करना है उसको, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि वो इतनी कम अमाउंट में आता है कि वो उसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हो। 0.09 बना है, बताओ, तो यहां आप क्या लिख सकते हो 3.4 ही, क्या लिख सकते हो 3.4, तो बताओ क्या हो जाएगी m+1 और m+2 के लिए, m के लिए 100%, m+1 के लिए 9.68 और ये 3.4 आ जाएगी, ये इसका इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा। फटाफट बोलो कितने लोगों का ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस कितने का ठीक था भाई, तीनों क्वेश्चंस कितनों का ठीक था, प्रीति 27.5 कौन सा निकाल दिया, 27.5 क्या निकाल दिया प्रीति, फटाफट बोलो भाई, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ओके कोई नहीं, बिल्कुल। तो बताओ ये तीनों कितने लोगों का ठीक था, कितने लोगों का ठीक था ये तीनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कितने लोगों का ठीक था भाई, फटाफट बोलेंगे। अब फटाफट लिखेंगे, नेट 2000 दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आया था, फटाफट लिखेंगे, नेट दिसंबर 2011 के अंदर पूछा था क्वेश्चन है ये, C20H20 दे रखा है, ठीक है,
और इसने कहा है कि रेशियो निकालो 260 एंड 261 के लिए, मतलब इनका इंटेंसिटी रेशियो फाइंड आउट करो। इंटेंसिटी रेशियो बताना है क्या, 260 के ऊपर एंड 261, इनका इंटेंसिटी रेशियो बताना है 260 एंड 261, ठीक है। ऑप्शन जो गिवन है वो है आपका ए है 1:1, बी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई 5:1, सी ऑप्शन जो दे रखा है वो है 10:1, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो है 20:1, 20:1। फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा, फटाफट बोलेंगे भाई क्या आंसर होगा, फटाफट बोलेंगे क्या आंसर आएगा। देखो इंटेंसिटी रेशियो, अगर इसका आप मास देखोगे ना तो वो कितना आ रहा है 260 आएगा, m/z जो आएगा इसका 260 आएगा इसका मास। इसका मतलब ये कौन सी पीक है आपकी m पीक है, और ये कौन सी 261 m+1 है। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, m और m+1 की पीक के बारे में पूछा है। इसका मास आप कैलकुलेट करोगे तो 260 आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको कहा है कि m और m+1 के लिए यहां आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है भाई। ओके कोई नहीं विनय, धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। ओके सुनीत फटाफट बोलो भाई, ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 2011 में पूछा था, नेट का क्वेश्चन है, नेट 2011 के अंदर। फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा, फटाफट बोलो भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, फटाफट बोलेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन 2 ये पूछा था नेट दिसंबर 2014 के अंदर, नेट दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चंस पूछा था। क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दिया था उसमें कहा था कि एक मेटल है ना, एक फ्रेगमेंट है, वो क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद एक सीक्वेंस बनाता है। तो वो सीक्वेंस लिख रखा था क्वेश्चन में, क्या था वो लिख देता हूं भाई, डाईइथाइल पैथलेट, डाईइथाइल थैलेट था, थैलेट क्या था, ठीक है। ये था इसका M+ है, इसका M+ कितना दे रखा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 222 है। ये कहता है डिकम्पोज होता है F1 फ्रेगमेंटेशन के अंदर, किस में होता है F1 + F2 के अंदर। यहां क्या होता है डिकम्पोज होता है प्लस CO के अंदर, इसमें डिकम्पोज होता है। और इसका मास लिखा है यहाँ 177, मतलब इसका m/z जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो लिखा है m177। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है कि मेटा स्टेबल मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन का निकालो, मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन, मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन का फाइंड आउट करो। यहां से ऑप्शंस भी लिख देता हूं, क्या क्या ऑप्शंस थे वो भी लिख देता हूं भाई। ऑप्शंस क्या थे, ए जो ऑप्शंस था वो था 141.2, बी ऑप्शन जो था 125.4, सी ऑप्शन जो था वो था 45, और डी ऑप्शन था वो क्या था 210.2 हो जाएगा। फटाफट दोनों क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताओ मुझे, फटाफट दोनों क्वेश्चन से कैलकुलेट करो भाई। फटाफट दोनों क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे भाई। 5:1 बी आ रहा है क्या, भूपेंद्र ए आ रहा है, प्रीति बी, सुनीत बी, पिंकी बी, सूर्यांश डी, कनिका बी, विनय सी, पिंकी डी। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये इतने सारे चेंज कर दिए तुमने तो। मतलब तुम्हें यहां से देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में फर्स्ट की बात करता हूं, ठीक है। इसमें आपको लिखा है 220 HC20 और H20 ये लिखा है। इसमें पूछा क्या है आपके पास
m और m+1 के बारे में। m क्या था आपके पास 260 मास है और ये 261, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। हमें पता है m के लिए तो क्या हो जाएगा 100% हो गया। m+1 के लिए आप फाइंड आउट कर लोगे। बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 20, पहले कार्बन के लिए निकालो तो C13 के लिए क्या होता है 1.1 प्लस यहां से H20। बताओ कैलकुलेट इतनी मिस्टेक करते हैं क्या, ये आपके पास आंसर आ गया बस। ये कितना हो गया 22 प्लस इसके लिए कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। ऐसा मत करो भाई, जो आप मिस्टेक करते हो बार बार छोटी छोटी मिस्टेक कैलकुलेशन में, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जाती है, पता हो तो। ये 0.3 आ गया, बताओ क्या हो गया 22.3 आ गया। यहां से कितना आ गया, इसका कितना ही है 22.3। बताओ यहां रेशियो किस में निकलवाया है 1 में निकलवा रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहां से इसको 1 में निकाल लूंगा। 22.3 डिवाइड में 22.3, तो बताओ क्या रेशियो आ जाएगा 100 से 100 डिवाइड में 22.3, ये कितना आ गया लगभग 4.48 आ गया। और ये क्या हो गया, ये कट गया तो ये आ गया आपके पास। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, लगभग क्या लिख सकते हो 5:1, 5:1। बताओ कोई ऑप्शन है क्या, बी आंसर हो गया। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, फटाफट बोलो इसको क्या प्रॉब्लम थी बताओ। हाँ बिल्कुल पिंकी यही होगा 5:1। अब ठीक है विनय, ठीक है विनीत, फटाफट सेकंड और बताओ, सेकंड और बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन और बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है सेकंड, ठीक है। मास निकालना है मेटा स्टेबल आयन का, मास निकालना है मेटा स्टेबल आयन का, मास निकालना है, फटाफट बोलेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां, इनने आप लोग करोगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन था भाई, इसमें लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जो किसमें पूछा था, नेट दिसंबर, कहां पूछ रखा, कहां, ये रहा, नेट जून 2018 में आया था, नेट जून 2018 के अंदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि एक मेरे पास कंपाउंड है और उसकी M+2 की जो पीक आती है वो आता है लगभग 4% आता है। क्या आता है 4% आता है। तो बताओ उस कंपाउंड में कौन सा एटम हो सकता है, उस कंपाउंड में कौन सा एटम हो सकता है। एक मास स्पेक्ट्रम जिसकी क्वेश्चन के अंदर दी थी, यहाँ M+2 की इंटेंस, मतलब ये लिखा हुआ था कि कितना मिलता है हमें 4% मिलता है, तो कौन सा होगा। ऑप्शन लिख रखे थे, ए लिखा था फ्लोरीन, बी लिखा था सल्फर, सी लिखा था ब्रोमीन और डी लिखा था आपका क्लोरीन। फटाफट बोलेंगे कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताएंगे भाई आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल सही है सबका, ठीक है। विनीत अब भी गलत कर रहा है। अरे इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तुम क्यों करते हो, बस गुना भाग तो करना होता है इसमें। बताओ ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था भाई, यहां से आपको जब भी मेटा स्टेबल आयन की अगर पीक यहां निकालना है, ये आंसर 2 लिख देता हूं। जब भी मेटा स्टेबल के लिए आपको मास निकालना होता है, तो मैंने कहा था जो डॉटर आयन होता है आपका, जो फ्रेगमेंट होता है डॉटर आयन, जिसे मैं डी पर ये डी से कर देता हूं, और जो फ्रेगमेंट था कौन सा पेरेंट आयन, तो डॉटर आयन का स्क्वायर और ये आपका पेरेंट आयन। पेरेंट आयन वो होता है जो डिकम्पोज होता है, और ये आपका डॉटर आयन जो डिकम्पोज होकर नया फ्रेगमेंट बना है वो। तो बताओ इसमें क्या क्या दे रखा था, देखो कैलकुलेशन करनी होती है वही गलत कर देते हो। ये आपका कौन सा हो गया डॉटर आयन हो गया, और ये आपका कौन सा है पेरेंट आयन हो गया। तो यहां से मास लिखा है इसका 177 है, इसका 222। ये भी बताओ गलतियां कर देते हो, 177 इंटू में 177, बताओ स्क्वायर करना है, स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, और इसका क्या हो जाएगा 222।
निकालोगे जब यहां से कितना आएगा 41.2 आ जाएगा आंसर। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो, बताओ। बिल्कुल सबका ये होगा विनीत, तू ध्यान दे पढ़ाई पे, गलत बहुत कर रहा है विनीत। बताओ थर्ड क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन नेट 2018 वाला क्वेश्चन, फटाफट बोलो। नेट 2018 वाला क्वेश्चन बोलो फटाफट, कौन सा एटम हो सकता है अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो। याद करो, देखो रिलेटिव इंटेंसिटी मैंने बताई थी, रिलेटिव इंटेंसिटी याद करो, किसकी m+2 की इंटेंसिटी जो थी ना, अबंडेंस थी 4 आ रही थी, m+2 की 4 किसकी आ रही थी बताओ, 4 के अप्रोक्स, वो रिलेटिव लिखवाया था, जो नेचुरल होगी वो 4 आ रही होगी, नेचुरल अबंडेंस होगी वो 4 आ रही होती है, ठीक है। तो याद करो उसी के आसपास तो आती है, बस रिलेटिव अबंडेंस भी उसके आसपास ही आती है। फटाफट बोलो कौन सा होगा ये थर्ड के अंदर, बताओ फटाफट क्या होगा। नई हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन बता दो भाई फटाफट, नई हेडिंग लिखेंगे, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल, आइसोटोपिक सिग्नल, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल कौन सा हो जाएगा, सल्फर, सल्फर बी, सल्फर, बिल्कुल सही है सबका। बताओ याद करो किसकी लिखवाई थी भाई, सल्फर की लिखवाई थी। सल्फर के लिए m लिखवाया था 100%, सल्फर के लिए m+1 लिखवाया था, किसके लिए लिखवाया था m+1, वो कितना लिखवाया था 0.8%, और m+2 लिखवाया था उसके लिए 4.4, ये सभी लिखवाई थी रिलेटिव अबंडेंस। तो इसकी नेचुरल जो अबंडेंस होती है 4 के अप्रोक्स आती है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये m+2 गिवन था, इसके लिए यहां m+2 ये मिलता ही नहीं है नेचुरल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रोमीन के लिए m+2 कितना मिलता था, 1 मिलता था, 1 मिलता था, ये भी नहीं ना, इसके लिए कितना मिलता था, लगभग 98% के अप्रोक्स मिलता था। क्लोरीन के लिए कितना मिलता था m+2, 25 मिलता है, इसके लिए बचा कौन सा, सल्फर, सल्फर आंसर हो गया, ठीक है, सबका ठीक है। अब देखो यहां बात करते हैं किसकी, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल की बात करते हैं, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल, ध्यान समझना है। यहां आपको आइसोटोपिक सिग्नल का मतलब समझ गए हो, आइसोटोप्स, जैसे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन हमें पता है नेचर के अंदर 75% उसका क्लोरीन 35 मिलता है, पर 25% जो मिलता है वो कौन मिलता है, वो उसका 37 क्लोरीन भी मिलेगा। तो 37 क्लोरीन हो क्या गया, हम कहेंगे उस 35 क्लोरीन का आइसोटोप है भाई, यही तो कहेंगे। जैसे आपके पास कार्बन 12 मिलता है, वो लगभग 98-99% के अप्रोक्स मिलता है, तो उसका कार्बन जो 30 मिलता है वो कितना मिलता है, वो 1.1% या 1.08% मिलता है, तो वो क्या हो गया, उसका आइसोटोप्स हो गया। तो ऐसे ही यहां पर इंटेंसिटी आपको आइसोटोप्स निकलवाया जाएगा, तो वो कैसे निकालोगे, सबसे पहला तो आपको ये भी नहीं लिखेगा कि किस किस के लिए, m के लिए निकालनी है, m+2, m+4, m+6 किसके लिए इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको सबसे पहला तो पता चलेगा कि आपके जितने भी नंबर ऑफ हेलोजेंस होंगे, या मैं ये कहूं जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहता है, वो इक्वल्स टू में क्या होगा, नंबर ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल, नंबर ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल। ये आपके सामने बस, ये जितने हेलोजेंस होंगे उतने ही क्या होंगे, आइसोटोपिक, या मैं ये कहूं जितने भी आइसोटोप के लिए निकलवाएगा जिस एटम के लिए भी, वो एटम में जितने एटम होंगे वो इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ आइसोटोपिक सिग्नल। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं कहने का कि 1 क्लोरीन से शुरुआत करते हैं। एक मेरे पास क्या है, क्लोरीन, जब एक क्लोरीन क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन देखा हमने देखा और उसमें एक क्लोरीन गिवन हो, जैसे CH3Cl आ गया, तो उसमें एक क्लोरीन आ गया, तो उसके लिए कहेगा आपको आइसोटोपिक सिग्नल निकालो। तो अगर एक क्लोरीन है तो हम कहेंगे एक ही आइसोटोपिक सिग्नल होगा उसका, मतलब ये मेरे पास बताओ, जो भी मैंने क्या ले लिया, मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, ये मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो बताओ इसका m तो कितना हो जाएगा, यहां से हम कहेंगे भाई इसका 35, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 15, 35 15 क्या हो गया, 50 हो गया। तो बताओ इसका m जो होगा वो तो 50 होगा। क्या ये इसका आइसोटोप है या कोई, बिल्कुल नहीं है आइसोटोप, मतलब m थोड़ी ना आइसोटोप बना, एक आइसोटोप बनेगा तो मैं कहूंगा यहां क्लोरीन जब 37 होगा तभी तो आइसोटोप बनेगा। तो यहां बताओ ये 50 से जब 37 जाएगा,
ये 50 कब आएगा, तो 35 था। 35 आपका आइसोटोप थोड़ी ना है, कौन है 37। तो हम कहेंगे यहाँ m+2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसके लिए 52 हो जाएगा। इसके लिए कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां से ये इसका आइसोटोप्स होगा। ये m आइसोटोप्स नहीं है भाई, ये आपका m नहीं है, तो यहां से एक क्लोरीन है, तो मैं कहूंगा एक आइसोटोप्स होगा, तो वो क्या होगा, m+2 होगा। मतलब वो आपसे सिर्फ ये कहेगा कि इंटेंसिटी रेशियो निकालो इस कंपाउंड के लिए। तो आपको यहां से हमें कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, किस किस के लिए पूछा है, हम ये आपका हेलोजन देख लेंगे। एक हेलोजन है तो हम कहेंगे m निकलवाया, और एक आपका आइसोटोप का निकलवाया, मतलब m+2। ये आपका क्या है, आइसोटोपिक सिग्नल है। तो इनके लिए निकालेंगे, तो इनके लिए देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे सिस्टम के लिए बताओ। यहां एक ही क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन या तो 35 रह सकता है या क्लोरीन 37 रह सकता है। बताओ, यही तो रह सकता है। मैं कहूंगा कि मेरा m कब बनेगा, m कब बनेगा, जब मेरा क्लोरीन क्या रहेगा, 35 क्लोरीन रहेगा। बताओ m+2 कब बनेगा, जब मैं कहूंगा मेरा क्लोरीन 37 आ जाएगा। क्लोरीन 37 अगर मिल रहा होगा तो मेरा क्लोरीन m+2 की पीक आएगी, यही तो होगा। अब बताओ, क्लोरीन 35 मैंने लिखवाया था, कितना मिलता था, याद करो, 100% रिलेटिव अबंडेंस की बात करो, नेचुरल नहीं बात करो, नेचुरल तो 75 मिलता है। तो यहां ये 100% और ये कितना मिला था रिलेटिव में, 33%। बताओ, इनका रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आ जाता है, 3:1 आ गया। मतलब अगर मेरे पास 35 की मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, 3:1 आता है। अगर सिस्टम में इसको कह दिया जाए इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो निकालो, तो क्या कहोगे आप, 3:1 आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका आइसोटोपिक सिग्नल क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन है। तो 35 क्लोरीन के लिए 3 आया है, 37 के लिए 1 आया है। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूं। अब देखो, इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं भाई। यहां से जैसे मेरे पास ये कोई स्पेक्ट्रा आपको गिवन होगा, तो बताओ, जैसे मेरे पास ये मास होगा और ये मास के लिए ये इसकी m पीक है, तो यहां अगर मैं m+2 की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं यहां रही होगी। और इन दोनों पीक में क्या रिलेशन रहेगा, मैं कहूंगा ये दोनों का रिलेशन रहेगा 3:1। मतलब ये 3 गुना बड़ी होगी इस m+2 से, ये 3 टाइम क्या होगी, बड़ी होगी, 3:1 रहेगा। तो अगर इस टाइप की कोई दिख जाती है, कोई स्पेक्ट्रा आपको दे दिया जाए और इस टाइप की अगर पीक्स दिख जाती हैं, तो समझ जाना ये किस, इसमें जरूर क्या रहा होगा, क्लोरीन रहा होगा। इसमें जरूर क्या रहा होगा, क्लोरीन प्रेजेंट रहा होगा। तो ये स्पेक्ट्रा, ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये क्या रहेगा, क्योंकि यहां 3:1 में है इसकी इंटेंसिटी। तो मैं कहूंगा m वाले की तो 3 गुना होगी और ये आपका m+2 रहेगा, तो ये 3 टाइम्स रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मान लो मेरे पास कार्बन एटम आ गया। ये कार्बन एटम है, देखो कार्बन एटम की अगर नेचुरल अबंडेंस की कार्बन 12 की बात करता हूं, कार्बन 12 की नेचुरल अबंडेंस की बात करता हूं, तो वो लगभग मैंने क्या बताई, 98.92 आती है। बताओ, इतना ही परसेंट मिलता है। अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो मैं कहूंगा 100%, मैं कहूंगा 100%। ये आपके पास नेचुरल लिख रहा हूं भाई, ये क्या लिख रहा हूं, नेचुरल। इसकी रिलेटिव यहां क्या हो जाएगी, 1.08%। अगर रिलेटिव की मैं बात करूं तो रिलेटिव निकालना सिखाया भी था मैं। बताओ, रिलेटिव निकाल लेते हो ना, ठीक है। रिलेटिव की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कार्बन 12 मेरा कितना आता था, 100%। मैंने कहा था किसी भी इसके एक रेस्पेक्ट में जिसकी सबसे ज्यादा उसी के रेस्पेक्ट निकाल सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। ये कार्बन 30, तो इसकी कितनी आई थी, 1.1 आई थी। अब देखो यहां अगर ये मेरे पास 100, यहां इसकी इंटेंसिटी इतनी आ रही है, तो जो m+1 आएगा कार्बन के लिए, ये क्या था, m+ के लिए थी। तो इसका कार्बन 1 के लिए, m+1 के लिए आएगा, वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी 1.1% है। ये कितनी मिल रही है, जब ये 100 मिलता था तब ये 1.1 मिलता है। तो अगर इस टाइप की मॉलिक्यूलर आयन पीक दिखती आपको तो समझ जाना है वो पीक किसकी है, वहां जरूर कार्बन ही रहे होंगे और कोई भी ग्रुप नहीं रहा होगा। इस टाइप की पीक नजर आती है, तो अगर इस टाइप का उसका मॉलिक्यूलर आयन पीक इस टाइप की नजर आती है तो हम कहेंगे ये 3 टाइम्स है। तो यहां जरूर क्या रहा होगा, क्लोरीन रहा होगा, ठीक है। ये इसके स्पेक्ट्रा से समझने का आइडिया दे रहा हूं कि स्पेक्ट्रा को समझेंगे कैसे, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहां क्या लगा देता हूं, दूसरा केस क्या लेता हूं, जब 2 क्लोरीन आए हो, जब क्या हो, 2 क्लोरीन प्रेजेंट हो, 2 क्लोरीन प्रेजेंट होंगे, तो बताओ क्या होगा। एक तो 2 क्लोरीन है तो उसके आइसोटोपिक सिग्नल भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब एक m+2 होगा, एक m+4 होगा, क्योंकि m+ तो अभी मैंने दिखा, ये आइसोटोप थोड़ी नहीं, इसका कोई भी आइसोटोप नहीं आएगा क्लोरीन का। क्लोरीन 35 रहेगा यहाँ।
अगर मैं M+2 की बात करूं, एक तो क्या होगा, 2 क्लोरीन है तो 2 ही इसके आइसोटोपिक सिग्नल होंगे, तो एक M+2 हो गया, एक M+4। आप कहोगे सर M+3 कहां गया? भाई क्लोरीन जो होता है 35 और 37 में रहता है, और 35 और 37 में रहेगा तो 36 में तो रहता ही नहीं है। 36 आएगा तभी तो M+3 आएगा, तो M+2 से सीधा M+4 जाएगा, M+4 से सीधा M+6 जाएगा, क्योंकि वहां मास 2 बढ़ता है ना कि 1, मास 2 बढ़ेगा ना कि 1। 35 है, 35 से 37 गया है तो 2 बढ़ गया मास, 1 बढ़ा ही नहीं। तो यहां 2 क्लोरीन है तो देखो M कब होगा 2 क्लोरीन का, तो मैं कहूंगा जब दोनों क्लोरीन मेरी 35 होंगे तभी मेरा M बन सकता है। जब दोनों क्लोरीन क्या होंगे 35 होंगे तभी मेरे क्या बन सकता है, यहां मैं कहूंगा क्लोरीन 35 रहा होगा और ये भी क्लोरीन 35 होगा तभी मेरा M बन सकता है। ठीक है, अब देखो मान लो 35 कितना हो गया 70 हो गया है, तो इसका M का मास कितना है 70 है। M+2 कब होगा, जब 72 हो जाए, 70 से 72 होगा तभी तो मास क्या होगा, यहां से M+2 बनेगा। अब 72 कैसे बनाए, मतलब 2 इंक्रीज करना होगा, तो मैं कहूंगा या तो मेरे पास जो फर्स्ट क्लोरीन था वो 37 क्लोरीन बन जाए, तो दूसरा 35 रह जाए। बताओ 70 मास हो गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, कि या तो मेरे पास फर्स्ट जो 37 बना है या फिर सेकंड 37 बन जाए। सेकंड क्लोरीन है, ये मेरा फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड। या तो एक कंडीशन क्या है, या तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा फर्स्ट जो क्लोरीन है वो 37 बन जाए, या मेरा सेकंड जो क्लोरीन है वो 37 बन जाए। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, इसके अलावा तो नहीं होंगी। इसकी बात करें M+4, देखो ये मेरा 70 था, ये कितना हो चुका है 72 बन चुका है। अब ये इसमें M+4 कब करेंगे, जब मैं कहूंगा मेरे दोनों के दोनों ही क्लोरीन क्या हो जाए 37 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। दोनों के दोनों क्लोरीन अगर 37 कर देता हूं तो ही तो मेरा मास कितना जाएगा 74 जाएगा। M से M+4 क्या, तो मतलब 74 गया है, ये 35 कितना है 70, तो यहां क्या होगा M+4 74 होगा। तो 74 कब होगा, जब दोनों के दोनों क्लोरीन क्या हो जाए 37 हो जाए। ये हमें इंटेंसिटी निकालना है इन तीनों के बीच में, तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी देखा था हमने 35 क्लोरीन के लिए इंटेंसिटी कितनी आई थी, देखो यहां 3 आया था। 35 क्लोरीन के लिए इंटेंसिटी कितनी आई थी 3, और 37 के लिए इंटेंसिटी कितनी थी 1 थी। तो यहां देखो क्या क्या आएगा, मैं कहूंगा इस 35 के लिए मैं 3 रखूंगा, इसके लिए भी 3 रखूंगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देना इंटेंसिटी निकालने के लिए। यहां भी क्या होगा 35 के लिए 3 और इसके लिए 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको जब इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो ये 9 आ गई। इस केसेस में बात करूंगा जो ये पॉसिबिलिटी है, जो भी एक पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी थी इसमें, दूसरी नहीं बन सकती थी। यहां 2 पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो तो सभी सम होंगी, वो तो सभी क्या होंगी सम होंगी। तो देखो यहां 37 के लिए बताओ क्या होगा 1, अभी देखा हमने 35 के लिए 3 इंटेंसिटी थी, तो यहां से क्या करूंगा 1 इंटू में 3। अब जब भी दूसरी पॉसिबिलिटी होती है तो हमेशा क्या करना है सम करना है। जब भी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी तो हमेशा क्या करोगे सम करोगे। 35 के लिए क्या था 3, 37 के लिए 1 था, तो 3 इंटू में 1 हो गया। बताओ कितना आ गया, 3 + 3 कितना आ गया 6। इसके लिए बात करूंगा 37 के लिए 1 था, 37 के लिए 1 था, तो 1 × 1, बताओ कितना आ गया 1। तो बताओ इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा 9:6:1, 9:6:1 आ जाएगा भाई। ये इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा जब 2 क्लोरीन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी, तो क्या रेशियो आ जाएगा 9:1, यहां 9:6:1 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो 3 क्लोरीन आ जाए, मान लो 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट सिस्टम जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें 3 क्लोरीन प्रेजेंट है इसके, और कह दिया जाए कि इसके आइसोटोपिक सिग्नल के लिए इंटेंसिटी रेशियो बताओ क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, मैं कहूंगा 3 क्लोरीन है तो 3 ही इसके क्या होंगे आइसोटोप्स होंगे। मतलब कौन कौन सा होगा, एक तो M होगा, दूसरा क्या होगा M+2 होगा, तीसरा क्या होगा M+4 होगा, और फोर्थ क्या होगा आपका M+6 होगा। तो देखो एक आइसोटोपिक सिग्नल की इंटेंसिटी सिग्नल हुआ, दूसरा और तीसरा, 3 आपके पास आइसोटोपिक सिग्नल आ गए। तो अगर इसका मान लो इसका स्पेक्ट्रा मुझे नजर आएगा तो कैसा दिखेगा, यहां मैं इसका स्पेक्ट्रा निकालूंगा जब 2 क्लोरीन होंगी, तो इसके मोलिकुलर आयन पे क्या दिखेगा, एक तो पीक आपकी ऐसी आएगी, ये आपकी कहेंगे M आएगा, और दूसरी क्या आएगी इसकी M+2 की पीक आ रही होगी, वो इसका 6 होगा, ये M+2 होगा, और ये आपका 1 होगा, ये आपका M+4 होगा। ये आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी किसमें 9:6:1 के अंदर।
9:6:1 के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास देखो आइसोटोपिक सिग्नल 3 क्लोरीन है, 3 आइसोटोपिक सिग्नल बनेंगे 1 2 3। अब देखो यहां मेरे पास 3 क्लोरीन है, टोटल 3 क्लोरीन होंगे तो क्या क्या बना सकता हूं, मुझे M बनाना है, मतलब किसी को भी आइसोटोप नहीं लेना है। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी होगी, तीनों ही क्लोरीन क्या हो जाए, 35 हो जाए। जब मैं कहूंगा यहां क्लोरीन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिंपल 35 ही। जब मेरे तीनों ही क्लोरीन क्या हो जाएंगे, 35 होंगे, तब मेरा M बनेगा, तभी बनेगा M। इसकी बात करता हूं यहां से M+2 की। बताओ M+2 के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 2 ही बढ़ा ना मास। 2 कब बढ़ेगा, जब मैं कहूंगा एक तीनों में से कोई भी एक क्लोरीन जो होगा वो मेरा 37 हो जाए, तो मेरा M+2 पीक बन सकती है M+2 की। बताओ मैं कहूंगा या तो मेरा फर्स्ट हो सकता है 37, बचे भी 2 क्या हो जाएंगे 35। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मेरा 37। बताओ दोनों तीनों में से कोई एक ही होना है, तो मैं कहूंगा या तो मेरा फर्स्ट हो सकता है, या सेकंड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका थर्ड हो सकता है 37। बच्चे भी दोनों क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। इसकी मैं बात करूं यहां M+4 कब होगा, बताओ M+4 कब होगा, जब मैं कहूंगा 2 क्लोरीन मेरे 37 हो जाए, क्योंकि मुझे 4 मास बढ़ाना है। मास मेरे पास 35 था, अब मुझे M+4 करना है, मतलब 4 मास कब बढ़ेगा, जब मैं कहूंगा 2 क्लोरीन मेरे क्या हो जाएंगे 37 चले जाएंगे। तो यहां 2 क्लोरीन 37 होंगे तभी तो होगा, जैसे मेरे पास 35, तो इतना होगा 5, ये आपके पास 105। टोटल इसका M कितना है 105। बताओ M+4 कब बनेगा, जब मैं कहूंगा यहां 4 ऐड कर दूंगा, मतलब 109 हो जाएगी, तब मेरे पास M+4 बनेगा। M+4 अब 4 कैसे ऐड करूंगा, जब मैं कहूंगा 2 क्लोरीन मेरे 35 की जगह 37 बन जाएं। तो यहां क्या होगा आपका, कैसे करोगे, आपके पास मैं कहूंगा 2 क्लोरीन 37। तो बताओ एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग वाले पहला और दूसरा क्या हो जाए 37। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड और थर्ड हो जाए 37, सेकंड हो जाए और थर्ड हो जाए 37। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब मेरा फर्स्ट हो जाए 37 और थर्ड हो जाए 37। बताओ यही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं M+6 की बात करूंगा तो मैं कहूंगा M कितना मास था 105 था, इसमें 6 ऐड करूंगा तभी तो मेरा क्या होगा 1111 होगा, मतलब M+6 सब बनेगा। और ये कब बन सकता है, 6 मास कब बढ़ा सकते हो, जब मैं कहूंगा तीनों के तीनों ही क्लोरीन क्या हो जाएं, मेरे कितने आ जाए, तीनों के तीनों क्लोरीन ही कितने हो जाएं 37 हो जाएं। इनका मास देखो चेक करके देखो, यहाँ 37 35 कितना बन रहा है 109 आएगा। यहां अगर बात करेंगे तो मैं कहूंगा तीनों ही क्लोरीन मेरे 37 हो जाएंगे, तभी ये पॉसिबल है M+6। और बताओ इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। मैंने कहा जो भी पॉसिबिलिटी और मोर देन 1 पॉसिबिलिटी आती है तो सभी को सम कर देना है। ठीक है, 35 के लिए बताओ कितनी इंटेंसिटी आई थी 3, 35 के लिए 3 था, 35 के लिए 3। बताओ 3 × 3 बताओ कितना आ गया 27। कितना आ चुका है 27। यहां बात करें 37 के लिए कितना था 1, 35 के लिए 3, 35 के लिए 3, इसके लिए 35 के लिए बताओ 3 था, 37 के लिए 1, 35 के लिए 1, 35 के लिए 3। बताओ क्या आ गया 3 × 3 × 1। बताओ टोटल कितना आ जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो 1 × 3 × 3। दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे तो सम करेंगे, तो यहां 35 के लिए 3 के लिए 3 × 1 × 3। तीसरी पॉसिबिलिटी लेंगे तो भी सम करेंगे, ये मेरे पास 3 3 1, 35 के लिए 3 इंटेंसिटी 3 × 1। बताओ यही आ जाएगा, कितना हो गया यहां से 9 + 9। बताओ कितना आ चुका है 27। क्या आ चुका है 27। इसको मैं हटा करके यहां लिख देता हूं, प्लस करके यहां लिख देता हूं 3 × 3 × 1। ठीक है, इसकी बात करें, देखो इसके लिए पॉसिबिलिटी निकालूं मैं यहां से, इसके लिए इंटेंसिटी निकालेंगे तो मैं कहूंगा 37 के लिए 1 1, 37 के लिए 1 मल्टीप्लाइड, 35 के लिए 3 यहां प्लस, इसके लिए भी यहां क्या हो जाएगा 35 के लिए 3, 37 के लिए 1, दूसरे 37 के लिए 1। तीसरी पॉसिबिलिटी निकालें, 37 के लिए क्या होगा 1, 35 के लिए 3 और तीसरे 37 के लिए 1। ये हो गया, क्या बन गया 3 + 3 + 3। बताओ कितना आ चुका है 9। कितना आ चुका है 9। 37 के लिए क्या है 1, दूसरे के लिए 1,
तीसरे के लिए 1, तो बताओ क्या आ जाएगा 1। बताओ क्या इंटेंसिटी क्या निकल के आई है, क्या निकल के आई है इंटेंसिटी, देखो यहाँ 27, इसके लिए 27 रेशियो 27 रेशियो 9 रेशियो 1, ये आपकी इंटेंसिटी आ गई है। m के लिए 27, m+2 के लिए 27, m+4 के लिए 9 और m+6 के लिए 1, ये आपकी इंटेंसिटी आ गई है। ठीक है, बिल्कुल सभी का ठीक है भाई, ठीक है, सिंपल निकाल लोगे। अरे क्लोरीन में विनय, मैंने कहा नेचर के अंदर मिलेगा तो 2 बढ़ाना नहीं है, वो मिलता ही 37 है, 36 मिलता ही नहीं है, तो बता कहां से पैदा करेगा। जब तेरे कंपाउंड में 36 क्लोरीन होगा ही नहीं तो कैसे उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, उसकी कैसे पीक जनरेट हो जाएगी। मिलती 37 के लिए है तो 37 ही भाई करोगे। ठीक है, ओके विनय। अरे जिसमें मैंने लिखवाए हैं वो ध्यान रख लेना है बस। 37 35 आप रट्टे मारने लग जाते हो, हर चीज को रट्टे नहीं मारना है भाई, समझो उस चीज को। मैंने कहा ये अब जो भी कंपाउंड है, क्लोरीन का आपने सैंपल ले लिया, कंपाउंड ले लिया, बताओ उस क्लोरीन के लिए अंदर 36 होगा नहीं तो उसकी इंटेंसिटी कैसे आएगी। क्लोरीन 35 से 36 जाओगे तो m+1 हुआ, तो बताओ m+1 की कैसे आ जाएगी, उसके सिस्टम के अंदर क्लोरीन 36 है ही नहीं, तो 37 है तो उसी की आएगी। ठीक है, बताओ यहां से कर लोगे 4 क्लोरीन आएंगे तो 4 के लिए भी निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लोगे। तो यहां से आप निकालो ब्रोमीन के लिए, 1 ब्रोमीन अगर प्रेजेंट हो, 1 ब्रोमीन अगर प्रेजेंट हो, 1 ब्रोमीन प्रेजेंट हो, तो देखो 1 ब्रोमीन अगर प्रेजेंट होता है तब बात करते हैं। तो देखो अगर 1 ब्रोमीन है तो हम उसका आइसोटोपिक सिग्नल क्या होगा, एक ही पीक आएगी। तो मैं कहूंगा अगर 1 ब्रोमीन है तो m हो जाएगा और m+2 हो जाएगा, बताओ यही होगा। एक इसका आइसोटोपिक सिग्नल बन गया m+2 और ये m हो गया, राइट। अब यहां से मुझे क्या करना है, देखो m के लिए m कौन सा ब्रोमीन लिखवाया था, 79 ब्रोमीन मिलता है हमें नेचर के अंदर। ठीक है, और m+2 कौन सा निकलता है, क्योंकि m+1 नहीं मिलता है, यहां कौन सा निकलेगा 81, ये 81 ब्रोमीन, बताओ यही तो निकलता है। ब्रोमीन 80 नेचर के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है, या तो 79 मिलता है या 82 ना से 81 मिलता है। ठीक है, अब ये कितना मिलता है बताओ। यहां से अगर मैं रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो मैं कहता था कि यहां ये 100% मिलता है और ये लगभग कितना मिलता था, 97.5 ऐसे मिलता था। तो बताओ दोनों को लगभग कितना कह दोगे, 1:1 बोल दोगे, दोनों को लगभग कितना कह दोगे, 1:1। तो याद करो, अगर मान लो आपके पास कोई स्पेक्ट्रा दे देता है, क्या दे देता है, स्पेक्ट्रा, तो उसमें लास्ट में मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, ये होता है मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। तो यहां से हम कहेंगे 2 पीक इस तरह टाइप से नजर आएंगी, ऑलमोस्ट जो इक्वल होंगी, जो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। वो एक क्या होगी 79 ब्रोमीन की और एक होगी 81 ब्रोमीन की। तो यहां ये पहचानने का तरीका होगा, अगर ब्रोमीन पर स्पेक्ट्रा दिखा, आपको ये कह दिया जाए कि हेलोजन प्रेजेंट है, बताओ वो कौन सा हेलोजन होगा। तो यहां अगर मान लो ये भी कह दिया जाए कि क्लोरीन और ब्रोमीन में से है, तो बताओ यहां आप डायरेक्ट यहां पीक पे जाओगे। अगर यहां दोनों पीक ऑलमोस्ट इक्वल होती है तो मैं कहूंगा ब्रोमीन प्रेजेंट है। और अगर यहां 3:1 में हो, क्या रेशियो हो, 3:1 के अंदर हो, कहां गया, ये रहा, कहां है भाई, ये रहा, देखो अगर 3:1 में होता है तो मैं कहूंगा क्लोरीन होगा। मतलब इस टाइप की अगर मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर आयन पीक तो मैं कहूंगा क्लोरीन है। और ये दोनों पीक अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी तो मैं क्या कहूंगा, वो स्पेक्ट्रा किसका है, उसके अंदर ब्रोमीन प्रेजेंट है, उसके अंदर ब्रोमीन प्रेजेंट है। इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है नेट गेट। देखो यहां बात करते हैं 1 ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, तो ये हमें स्पेक्ट्रा मिल गया। अब आप कहोगे सर आयोडीन के लिए बता दो। आयोडीन देखो यहां जब मैंने लिखवाया था रिलेटिव अबंडेंस के लिए तो मैंने कहा था आयोडीन और जो फ्लोरीन होता है वो मोनो आइसोटोपिक होते हैं, मतलब उनके कोई आइसोटोप्स मिलते ही नहीं है। वो आयोडीन जो होता है वो 127 अकेला मिलता है। तो जब अकेला मिलेगा आयोडीन जब अकेला मिलेगा 127, इसके अलावा इसका कोई आइसोटोप्स होगा ही नहीं, तो बताओ क्या आएगी, एक ही सिग्नल आएगा, एक ही पीक नजर आएगी। क्लोरीन होगा तो 2 नजर आएंगी, ब्रोमीन होगा तो 2 नजर आएंगी, आयोडीन होगा तो एक ही मिलेगी, क्योंकि यहां इसका आइसोटोप्स है ही नहीं। फ्लोरीन होगा तो भी एक ही आएगी, क्योंकि फ्लोरीन 19 मिलता है, 19 फ्लोरीन मिलता है, इसकी भी एक ही पीक आएगी, इसका भी कोई आइसोटोप्स नहीं होता है।
तो यहां अगर ये बोल दिया जाए सिंपल कि भाई हेलोजन प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर कह दिया जाए, तो हेलोजन को कैसे पहचानोगे? हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक से पहचान लेंगे। मॉलिक्यूलर आयन पीक में अगर दो नजर आए तो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, एक पीक नजर आई तो मैं कहूंगा आयोडीन होगा या फ्लोरीन होगा। अगर दो पीक होती है, दोनों पीक ऑलमोस्ट इक्वल होती है तो मैं कहूंगा ब्रोमीन है। दोनों पीक अगर 3:1 में होंगे तो मैं कहूंगा क्लोरीन है। अगर दोनों पीक में एक एक पीक है तो मैं कहूंगा जिस कंपाउंड का और मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा आयोडीन है वहां, और मास कम होगा तो मैं कहूंगा फ्लोरीन है। क्या होगा? फ्लोरीन होगा, क्योंकि यहां मास 19 है, यहां 127। तो ये हेलोजन्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका हो जाएगा आपको स्पेक्ट्रा देख करके ही, स्पेक्ट्रा देख करके ही, ठीक है। तो जब भी आपके पास 1 ब्रोमीन होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी? 1:1। यहां 80 ब्रोमीन जो होता है वो नेचर के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। अब लिखेंगे 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होती हैं। अगर 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होंगी तो बताओ कितने आइसोटोपिक सिग्नल होंगे? 2 आइसोटोपिक होंगे। मैं कहूंगा एक तो मेरे पास M होगा, एक मेरे पास M+2 होगा, और एक मेरे पास क्या होगा? M+4 होगा। एक क्या होगा भाई? M+4। बिल्कुल प्रीति, 1:1। विनय बता, चीजें क्लियर हो रही क्या? विनय बता भाई। विनय यहां से देखो M+ होगा तो 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन। M कब होगा? जब मैं कहूंगा दोनों ब्रोमीन मेरे 79 होंगे। दोनों ब्रोमीन अगर मेरे 79 होते हैं तो ही मेरा M बनेगा। अब देखो 79 कितना हो जाएगा? 8, और ये 158 हो गया। अब बताओ M+2 कब बनेगा? जब मैं कहूंगा 160 मास हो जाए। जब 160 मास होगा तभी तो मेरा M+2 आएगा। तो M+2 कब करूंगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसका आइसोटोप लेना पड़ेगा, इसको 81 तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर के अंदर 80 तो मिलता नहीं है। तो मैं कहूंगा या तो पहला 81 हो सकता है, 81 हो सकता है, या फिर सेकंड हो सकता है। बताओ, यही तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब बताओ अगर मुझे 158 से कितना पहुंचाना है? 162 तक पहुंचाना है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे दोनों ब्रोमीन को ही 81 होना पड़ेगा, दोनों ब्रोमीन को ही क्या होना पड़ेगा? 81, तभी मेरा पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा। तो देखो अभी देखा था हमने 79 की इंटेंसिटी कितनी आई थी? देखो यहां 1 थी, 81 की भी कितनी आई है? 1। तो यहां 79 की भी 1 आया है और 81 का भी 1 आया है। 79 का भी 1, 81 का, तो 1 × 1 कर देंगे तो क्या आ गई इंटेंसिटी? 1। इसकी बात 79 का भी 1, 81 का भी 1, 81 का 1, 79 का 1, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1, बताओ कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी 81 के लिए क्या आ गई? 1। यहां कितना आ गई? 1। तो बताओ 1 × 1, बताओ कितना आ गया आंसर? 1। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1:2:1, 1:2:1 आ जाएगी। मतलब आपका क्या मिलेगा? इस टाइप का जो सिग्नल आएगा, 2 ब्रोमीन जिस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगी तो उसमें आपको एक पीक अगर ऐसी आ रही है तो दूसरी पीक क्या आएगी? लगभग इसका 2 गुना होगा, कुछ ऐसी आएगी। और तीसरी क्या होगी? इसके एग्जैक्ट इक्वल होगी, ऐसे आएगी। ये M की होगी ब्रोमीन के लिए, ये M+2 के लिए होगी, और ये क्या होगी? M+4 के लिए होगी, जो क्या होगी? 1:2:1 में पीक आएगी। इसकी मोलिकुलर आयन पीक है। यहाँ क्या होगी? मोलिकुलर आयन पीक क्या होगी? 3 पीक नजर आएंगी 1:2:1 के अंदर। फटाफट बोलो, ये चीजें क्लियर है क्या? बताओ, जो 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है तब क्या करोगे? 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है तब कैसे निकालोगे? 3 ब्रोमीन अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा आंसर? 3 ब्रोमीन का निकालो और 1 क्लोरीन 2 ब्रोमीन का निकालो। 1 क्लोरीन 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जब 3 क्लोरीन प्रेजेंट हो, 3 ब्रोमीन प्रेजेंट हो, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब मेरा एक तो क्या हो? क्लोरीन हो एंड 2 ब्रोमीन हो। इनके लिए इंटेंसिटी रेशियो फाइंड आउट करो। फटाफट फटाफट करो, कुछ ही सेकंड में कर दो भाई, कुछ ही सेकंड के अंदर कर दो। फटाफट करोगे, फटाफट करो। बताओ इनके लिए, जब मेरे पास 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है और 1 क्लोरीन एंड 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है, दोनों के लिए निकालो इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। दोनों के लिए इंटेंसिटी रेशियो फाइंड आउट करो, क्या होगा। दोनों के लिए इंटेंसिटी रेशियो फाइंड आउट करो, क्या होगा। दोनों के लिए इंटेंसिटी रेशियो फाइंड आउट करो, क्या होगा। दोनों के लिए निकालो क्या होगा इंटेंसिटी रेशियो। फटाफट करेंगे भाई,
ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो भाई, क्या आंसर होगा अब? क्या आंसर आ गया? 2 सेकंड के लिए 1:, अच्छा 1:3:1, बिल्कुल सही है सबका। सेकंड और क्वेश्चन करो, जिसने फर्स्ट कर लिया उसका उसने वो सेकंड करो, जिसने फर्स्ट कर लिया है वो सेकंड करो भाई, जिसने फर्स्ट कर लिया है वो सेकंड करो, जिसने फर्स्ट कर लिया है वो सेकंड करो, जिसने फर्स्ट कर लिया है वो सेकंड करो भाई। जिसने फर्स्ट कर लिया है वो अब सेकंड करो। बिल्कुल ठीक है प्रीति, बिल्कुल ठीक है सुनीत, पिंकी ठीक है, विनय ठीक है। ओके देखो, सबका आंसर यही आ रहा है क्या? सबकी इंटेंसिटी यही आ रही है, 1:3:3:1, यही इंटेंसिटी आई है, किसी कोई चेंज तो नहीं आया इसमें। देखो पास्कल ट्रायंगल पढ़ा है, पास्कल ट्रायंगल, उसमें पहला जब मेरे पास 1 होता था उसके लिए इंटेंसिटी क्या आती थी? 1 होती थी, फिर क्या होती थी? 1 to 1 आता था। पास्कल के लिए क्या आता था? 1 to 1, फिर क्या आता था? 1:3:3:1 आता था, यही तो आता था। फिर क्या आता था? 1:, यहाँ 4:6:4 और 1। बताओ ये बढ़ता जाता है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर भी ब्रोमीन के लिए जब ओनली फॉर क्या हो? ब्रोमीन प्रेजेंट हो, तो पास्कल ट्रायंगल फॉलो होता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। पास्कल ट्रायंगल फॉलो होता है, आगे चलते रहेगा। ये आपका क्या होगा? जब 1 ब्रोमीन प्रेजेंट है। ये किसकी इंटेंसिटी होगी? जब 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होगी। ये किसकी इंटेंसिटी होगी? जब 3 ब्रोमीन प्रेजेंट होगी। ये कब होगा? जब 4 ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। ऐसे आप नीचे चलते जाओगे, पास्कल ट्रायंगल लगाते जाओगे और आपके पास आंसर आता जाएगा। बताओ सबका आगे आंसर ये सब निकाल लोगे? प्रीति अच्छा उसके लिए निकाल रही हो क्या? सेकंड के लिए? ओके गुड प्रीति, काफी अच्छा फास्ट कर रही हो, अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ पास्कल ट्रायंगल कब लगाना है? जो ओनली फॉर ब्रोमीन होता है, और किसी केस में नहीं लगेगा। ओनली फॉर ब्रोमीन होंगी तभी पास्कल ट्रायंगल लगाना आपको, ठीक है? तभी पास्कल ट्रायंगल लगाना है, ठीक है? अब देखो यहां मैंने क्या कहा? 1 क्लोरीन है एंड 2 ब्रोमीन है। 1 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन अगर प्रेजेंट होते हैं तो मैं कहूंगा 1 क्लोरीन 2 ब्रोमीन, मतलब 3 हेलोजन्स है टोटल। 3 हेलोजन्स होंगे तो 3 ही उसके आइसोटोपिक सिग्नल बनेंगे, मतलब 3 आइसोटोपिक सिग्नल बनाओगे तो मैं कहूंगा M+2 होगा, M+4 होगा, M+6 होगा। बताओ यही तो होंगे इसके आइसोटोपिक सिग्नल, इसके आइसोटोपिक सिग्नल यही होने वाले हैं। बताओ हम M के लिए बात करेंगे तो M क्या कहूंगा? मेरा क्लोरीन जो होगा वो 35 रहेगा, क्लोरीन 35। 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन होगा तो क्या होगा? 79 होगा, 79 होगा। बताओ यही तो हो सकते हैं आइसोटोप। देखो मैंने नहीं लिया। अब मैं बात करता हूं किसके लिए? M+2। M+2 मतलब मास 2 बढ़ाना है। 2 मास कैसे बढ़ सकता है? या तो क्लोरीन का बढ़ जाए, क्लोरीन 37 ले सकता हूं। बताओ पहला केस क्या हो सकता है? जब मेरा क्लोरीन 37 हो जाए तो दोनों क्या लेने पड़ेंगे मुझे? 79 लेने पड़ेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? मेरा फर्स्ट जो ब्रोमीन है वो 81 हो जाए। फर्स्ट ब्रोमीन ये तो 35 रहे, पर ये जो फर्स्ट ब्रोमीन है ये 81 हो जाए, सेकंड 79 रह जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? जब मेरा सेकंड ब्रोमीन होगा वो 81 हो जाए, बचे हुए सेम रह जाए, बचे हुए यहां सेम रह जाए। बताओ ये तभी तो M+2 बनाने का मतलब क्या? 2 मास बढ़ाना, तो 2 मास किसी एक का ही बढ़ेगा। ये बन गई पॉसिबिलिटी। M+4 की अगर बात करता हूं, देखो M+4 के लिए क्या कहूंगा मैं? किसी 2 का 2 4 बढ़ेगा, टोटल 4 बढ़ना चाहिए। M से M+4 मतलब 4 मास बढ़ेगा। 4 मास कैसे बढ़ सकता है? या तो क्लोरीन 37 हो जाए और एक ब्रोमीन 81 हो जाए, तो दूसरा क्या रहेगा? 71, तभी तो बन सकता है ये। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाए? मेरा यहां फर्स्ट ब्रोमीन हुआ था, यहां सेकंड ब्रोमीन मान लो 81 हो जाए, ये 79 रह जाए। या फिर दोनों ही ब्रोमीन क्या हो जाए? 81 रह जाए, क्लोरीन 35 रह जाए। तभी देखो सबका M+4 ही बनेगा। M+6 कब बन सकता है? जब मैं कहूंगा तीनों के तीनों क्लोरीन भी 37 हो जाए और दोनों जो ब्रोमीन है वो भी
से 81 हो जाए तो ये भी 37 क्लोरीन हो जाए, और 81 जो होगा ये आपके दोनों ब्रोमीन हो जाए। बताओ ऐसे ही क्या होगा सभी ने? सुनीत, अच्छा, एक क्लोरीन 2 ब्रोमीन का 3:6:12। ओके, चेक कर लेते हैं भैया। देखो 35 होगा, 35 के लिए क्या होगा? 1 होगा। बताओ 35 के लिए क्या होगा? ना सॉरी 3 होगा। इंटेंसिटी देखा था हमने, 35 के लिए क्या था? 3 आ रहा था। 37 के लिए 1 आता था, 79 के लिए 1 आता था, और 81 के लिए भी 1 आता है। तो यहां से ये 3, बताओ इसके लिए 1 था, इसके लिए 1 था। बताओ क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाई 1, बताओ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 3। अब देखो इसके लिए 37 के लिए 1, 79 के लिए 1, और 79 के लिए 1। तो यहां क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो 1 आ गया। प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, 35 क्या हो जाएगा? 3, 81 1, और 79 1। तो या 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया? 3। इसकी बात करें, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया आपका? 1, और ये भी आपका क्या हो गया? 1 हो गया। बताओ यहां से क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया? 7। 3 + 3 + 1, तो 7 आ गया। 3:7 आ जाएगा। ओके, कोई नहीं सुनीत, कोई नहीं, आराम आराम से करो, जल्दबाजी मत करो भाई। 37 के लिए 1 हो गया, 81 के लिए 1, 79 के लिए 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया? 1, प्लस यहां पे ये भी 1 होगा, ये भी 79 1, 81 भी 1। तो बताओ तीनों, ये भी 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1, ये 1। तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ गया? 3। बताओ कितना हो गया? 3 + 1 + 1, 5 आ गया। 5 आ गया। बताओ इसके लिए बात करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। बताओ क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, बताओ क्या आ गया? 1। मतलब क्या इंटेंसिटी आ गई? 3:7:5:1। फटाफट बोलो भाई, क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, क्लियर है क्या? क्वेश्चंस फटाफट बोलो भाई, क्लियर है क्या? क्वेश्चंस क्लियर है क्या? फटाफट बोलेंगे। क्या ये चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल विनीत, 3:7:5:1 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। अब देखो यहां से बताओ क्लियर है क्या? ये चीजें क्लियर है क्या? फटाफट बोलो भाई। ओके, अब देखो यहां कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के। फटाफट लिखने लग जाओगे भाई, फटाफट लिखेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर लिखेंगे। देखो प्रीवियस ईयर है, किसमें पूछा था? ये नेट जून 2014 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। नेट जून 2014 में पूछा था। इसमें क्या कहा था? इसने कंपाउंड दे रखी, रिएक्शंस दे रखी थी, ये रिएक्शंस, ठीक है, ये रिएक्शंस यहां लगा हुआ था ब्रोमीन, यहां एक हेलोजन आपके पास क्या लगा था? OH, सॉरी ये OH, और यहां रिएक्शंस करवाई थी HX की, और कहा था A प्रोडक्ट बनता है। क्या कहा था? A प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहां से इसकी M इंटेंसिटी दे रखी थी, M+2 और M+4 की इंटेंसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। कितनी इंटेंसिटी थी? 1:2:1 थी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि ये X क्या है, यहां ये X क्या है? क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, या फ्लोरीन होगा? क्या होगा? फटाफट बोलेंगे। नेट जून 2014 का क्वेश्चन है भाई, फटाफट बोलेंगे भाई, फटाफट बोलेंगे क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख देता हूं इसको मैं, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेट दिसंबर 2015 के अंदर, नेट दिसंबर 2015 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन नाम दे देता हूं इसका, फटाफट आंसर देंगे भाई। यहां ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक्स पूछा है, क्या होगा एक्स?
नेट दिसंबर इसमें क्वेश्चन लिखा था कि 1,2 डाई क्लोरो इथेन दे रखा है। क्या लिखा है? 1,2 डाई क्लोरो इथेन लिखा है। 1,2 डाई क्लोरो इथेन लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इसका M/Z वैल्यू दे रखी है 98, 100 और 102, ठीक है। तो इसमें कहा है कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी। ऑप्शंस लिख देता हूं। इनकी इंटेंसिटी पूछी है 98 जब मास हो, 100 हो और M/102 हो, तब इसकी इंटेंसिटी बतानी है। 3:1:1 होगी। बी क्वेश्चन था 9:6:1 था। सी क्वेश्चन है इसकी इंटेंसिटी पूछी है 1:2 होगा। और डी अगर बात करूं तो 1:2:1 होगी। फटाफट बोलेंगे भाई, फटाफट बोलेंगे। वीडियो रुक रहा है विनीत, यहां तो बिल्कुल सही चल रहा है भाई, यहां बिल्कुल सही चल रहा है आपका। क्या होगा फटाफट बोलेंगे भाई। ये क्वेश्चंस करो नेट दिसंबर 2015 का। अच्छा क्या आंसर आ गया? ब्रोमीन। ओ गुड, लिख भी दिया, अच्छी बात। सभी का बिल्कुल सही है, ब्रोमीन आएगा आंसर। देखो यहां, देखो यहां 2 ब्रोमीन होते तभी तो इंटेंसिटी क्या आती है 1:2:1। देखो यहां कहां था ब्रोमीन, देखो ये 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होंगे तब इंटेंसिटी 1:2:1 होगी। यहां क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि यहां आपके पास इंटेंसिटी कितनी है 1:2:1 है। मतलब ये X क्या होने वाला है? ब्रोमीन होने वाला है, क्योंकि एक ब्रोमीन ये लग गया और एक ब्रोमीन इस OH की जगह आकर के जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो एक कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। मतलब यहां ब्रोमीन जुड़ेगा तब इसमें 2 ब्रोमीन हो गए, 2 ब्रोमीन हो गए तो इसका इंटेंसिटी 1:2:1 होगा। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा? ब्रोमीन। सेकंड क्वेश्चन करो। गुड, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है भाई। बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में? और देखता हूं कोई मिला पूछा होगा तो इससे रिलेटेड। हाँ ये मिल गया। एक और क्वेश्चन बात करते हैं भाई। देखो गेट 2012 में पूछा था, गेट 2012 के अंदर, इसको कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। गेट 2012 में पूछा था, कहा था मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br है, इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं। यहां इंटेंसिटी रेशियो बताना है M और M+2 के लिए, M और M+2 के लिए पूछा था इंटेंसिटी रेशियो। तो यहां ऑप्शंस लिख देता हूं 1:3। बी ऑप्शन गिवन था 3:1। सी ऑप्शंस गिवन था 1:1 और डी ऑप्शन था 1:2। डी ऑप्शंस क्या था? 1:2, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे गेट 2012 के अंदर पूछा था। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। गेट 2015 में, गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन कहा था कि एक कंपाउंड है जिसकी रिलेटिव इंटेंसिटी जो दे रखी थी M+2 और M+4 के लिए, इसमें रिलेटिव इंटेंसिटी जो लिखी थी वो लिखी थी 1:2:1 लिखा था। क्या लिखा था भाई? 1:2:1 लिखा था इंटेंसिटी, ठीक है। ये इंटेंसिटी लिखी थी क्वेश्चन के अंदर। और कहा था कि कंपाउंड कौन सा होगा। कंपाउंड गिवन हुए थे इस ऑप्शन के अंदर और कहा था कि ये इंटेंसिटी है इसकी और आप कंपाउंड बताओ क्या होगा। ए जो ऑप्शन दे रखा था वो ये दे रखा था। बी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, एक ब्रोमीन लिखा हुआ है, एक क्लोरीन लिखा हुआ है, एक CH3। सी ऑप्शंस की अगर बात करूं, यहां मिथाइल लिखा हुआ है, यहां क्लोरीन, ये क्लोरीन। और डी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, यहां फ्लोरीन लिखा हुआ है, यहां क्लोरीन और यहां मिथाइल। फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे भाई। क्या क्या आंसर दिए हैं सर? सेकंड का बी, गुड।
सुनीत वीडियो यहां से बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, तुम्हारी नेट की प्रॉब्लम होगी भाई। सुनीत 9 रेशियो सेकंड का बताओ कौन सा आ रहा है? डी बी आंसर हो रहा है क्या? बी आंसर दे रहे हो कि सेकंड का? सेकंड कहाँ है ये? आप इसमें बी बताओ। बी 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 सबका बी है। गुड गुड। सूर्यांश सी दे रहे हैं, अच्छा बी दे रहे हैं, पिंकी दी बी। ओके देखो यहाँ इधर ध्यान दो भाई, यहाँ आपके पास क्या है 1,2 डाई क्लोरो, मतलब 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। और 2 क्लोरीन अगर प्रेजेंट होते हैं तो बताओ उसके लिए क्या इंटेंसिटी आई थी? हमने अभी कैलकुलेट की थी थोड़ी देर पहले ही। देखो 2 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं तो ये रही। देखो जब 2 क्लोरीन प्रेजेंट होती है कंपाउंड के अंदर तो क्या इंटेंसिटी आती है? 9:6:1। 9:6:1 आता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा बताओ सूर्यांश? जो तूने गलत किया है देख, यहां क्या आंसर हो जाएगा भाई? 9:6:1 आ जाएगा। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है भाई, ठीक है। बताओ इसमें थर्ड के अंदर, अरे थर्ड के अंदर ए क्यों लिख रहे हो? ए कैसे हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन में ए क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग? अरे एक ब्रोमीन है ये, क्लोरीन नहीं है। एक ब्रोमीन का केस है ये। आइसोटोपिक सिग्नल का देखो, एक ब्रोमीन का केस है। क्या कर रहे हो? एक ब्रोमीन होता है, इंटेंसिटी रेशियो 1:1। एक ब्रोमीन होता है तो इंटेंसिटी क्या होगी? 1:1। जो आप यहां आपके पास लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हो। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सी बोल रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड का सी ही होगा। हाँ थर्ड का सी ही होगा 1:1, क्योंकि एक ब्रोमीन है और एक ब्रोमीन होगा तो 1:1। लास्ट का बोल रहे हो, एक और आगे लिख दिया। बताओ ये तो देखो दोबारा हो गया रिपीट, बस थोड़ा सा चेंज ही तो कर दिया। उसमें वहां रिएक्शंस दे दी थी। यहां देखो ये किसके लिए होता है इंटेंसिटी? जब मेरे पास 2 ब्रोमीन होते हैं। बताओ कौन से क्वेश्चन में 2 ब्रोमीन है? ये रहा, ए के अंदर ही 2 ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, यहाँ एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, यहाँ दोनों क्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन एक क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है विनीत, ओके ठीक है ओके। ओके भाई एक क्वेश्चन पूछा था TIFR 2010 के अंदर, क्या क्वेश्चन था वो भी लिख देता हूं भाई मैं। TIFR के अंदर पूछा था 2010 के अंदर, क्या क्वेश्चन था? कहा था कि एक Br2 कंपाउंड है, Br2 प्लस कंपाउंड है। क्या है? Br2 प्लस कंपाउंड है और उस कंपाउंड का इंटेंसिटी रेशियो जो दे रखा है वो आपके लिए निकालना है। उसका मास नंबर कितना कितना है? इनका मास नंबर दे रखा था कि 158 इंटेंसिटी पे आती है, 160 पे आता है एंड 1 कितना आता है? 162 पे आता है। तो 2 आइसोटोप है, 2 ब्रोमीन है तो 2 आइसोटोप होंगे, एक एम होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसमें कहा है कि कौन कौन से ब्रोमीन लेंगे जब ये बन रहा होगा। बताओ कौन कौन से ब्रोमीन लेंगे? आंसर तुम ही बोल दो भाई। क्या दोनों 79 वाले लेंगे? आंसर क्या क्या दे रखे हैं? जब मेरे पास 79 ब्रोमीन हो, 80 ब्रोमीन हो, क्या ये ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन की बात करूं, एक ब्रोमीन 80 ब्रोमीन होगा एंड 81 ब्रोमीन, क्या ये होगा? क्या 79 ब्रोमीन एंड 82 ब्रोमीन, 81 ब्रोमीन लेना पड़ेगा? और फोर्थ केसेस की बात करूं तो यहां आपके पास डी आंसर लेना पड़ेगा। आपके पास 79 ब्रोमीन, 80 ब्रोमीन एंड 81 ब्रोमीन। फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा, फटाफट बताएंगे। ओके ओके फटाफट बोलेंगे भाई क्या आंसर होगा। लास्ट ये क्वेश्चन जो TIFR 2010 में पूछा था। ठीक है, तो कई और भी होंगे भाई यहाँ, ठीक है। तो कर लेना है सभी, यहाँ बहुत सारे होंगे, सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी टाइम लग जाता है। फटाफट बोलो, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। काफ़ी कर लिया, बिल्कुल सही। 79 और 81 ब्रोमीन, ये आपके सामने आंसर कौन सा हो जाएगा? सी।
कौन सा अबंडेंस किसकी मिलती है हमें नेचर के अंदर है 79 और 81। ठीक है, तो देखो कितने सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा था कि अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सभी एग्जाम भी लिख दें कहाँ कहाँ पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल सही है, सबका सी आंसर होगा, सही है। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या करना है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कि अगर मान लो तुम्हें कोई कंपाउंड इंटेंसिटी देकर ये कहे कि कितने कार्बन एटम इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। कोई कंपाउंड दे देगा, कह देगा कोई अननोन कंपाउंड है, और उस अननोन कंपाउंड के अंदर कहेगा कि यहां सिस्टम में कुछ इंटेंसिटी लिख देगा, रिलेटिव इंटेंसिटी लिख दो, चाहे नेचुरली जो इंटेंसिटी होती है ना वो अबंडेंस जो होगी वो में लिख देगा, और कहेगा कि यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ, या फिर कहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताओ। तो कितने हाइड्रोकार्बन्स होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनीत, असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, अरे छोटा सा पिंकी और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। ओके कनिका, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रोक देंगे क्लास। ठीक है, उसके बाद रोक देंगे छोटा सा, फिर अगली क्लास में एक फ्रेगमेंटेशन बचेगा, क्योंकि 4 चीजें पढ़नी थी हमें। तीसरी चीज ये कंप्लीट होने वाली है इंटेंसिटी रेशियो, फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो वो छोटी सी चीज स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन ही लिख लेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन लिखेंगे भाई, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। लेट वी हैव ए सैंपल, लेट वी हैव ए सैंपल, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं इस चीज को कि क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, लेट वी हैव ए सैंपल एंड इट्स मोलिकुलर आयन पीक इंटेंसिटी and its molecular ion peak intensity is equal to 100%, is equal to 100%, and its m plus 1 intensity, is equal to 2.16 से। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 बी ऑप्शन में क्या होगा 2, सी में 3 और डी में आपका 4। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें दी हुई, एक तो m की यहां लिखी है कि कहा है 100% है, और एक m+1 लिखा है, एक क्या है m+1, जो क्या दे रहा है, कितनी आई है उसके लिए 2.16%। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और कहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करो भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करो। पूछा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करो। तो देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझ लेना भाई, ध्यान से समझना है कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको m की जो m+1 होता है उसकी इंटेंसिटी को पकड़ना है। अगर m+2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखे तो m+2 को पकड़ोगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़ लोगे। यहां m+1 है, m+2 नहीं है, तो m+1 को पकड़ोगे आप। बताओ कार्बन एटम पूछे हैं, तो कार्बन एटम हमें पता है, एक कार्बन एटम जो होता है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस आती है वो 1.1 आती है रिलेटिव अबंडेंस, और हम नेचुरल अबंडेंस की बात करते हैं तो हमें पता है 1.08 आती है। ये नेचुरल अबंडेंस है, मतलब ये 100 में से है, और ये मैं किसी एक को 100 मान करके उसके रेस्पेक्ट में निकाली हुई है। तो यहां नेचुरल अबंडेंस ये है, और ये आपकी रिलेटिव अबंडेंस बताओ ये होती है कितने के लिए, एक कार्बन के लिए। बताओ यहां रिलेटिव अबंडेंस जो दे रखी है, या मैं कहूं इंटेंसिटी जो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 2.16 दे रखी है, 2.16 दे रखी है। बताओ एक कार्बन के लिए होती है 1.1, तो यहां पर टोटल कितनी इंटेंसिटी है 2.6। बताओ मुझे यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां फाइंड आउट करूंगा तो मैं कहूंगा टोटल कितनी दे रखी है, वो
डिवाइड में एक कार्बन की जो है वो मैं यहां क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यहां से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, या मैं यहां से 1.08 लगा दूंगा। बताओ ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। बताओ कितना आ जाएगा, 2 कार्बन आ जाएगा। एक के आप देख सकते हो एक कार्बन की अगर 1.108 है, एक कार्बन की 1.08 है तो 2 कार्बन की कितनी हो जाएगी, एक की 1.08 दूसरे की 1.0 कितनी हो गई, यहां से 2.16 हो जाएगी। देखो 2.16 दे रखे, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम भाई क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो जाएंगे। फटाफट बोले, चीज समझ में आ गई क्या? आपको कहां से स्टार्ट करनी है, जहां m मैक्सिमम होगा वहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, बिल्कुल 2 हो जाएगा। देखो ऐसे एक और क्वेश्चन लिखेंगे भाई, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे ए अननोन कंपाउंड एन अननोन सब्सटेंस शो ए मॉलिक्यूलर आयन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अननोन कंपाउंड या अननोन सब्सटेंस शो ए मॉलिक्यूलर आयन पीक इज इक्वल टू 170। मतलब यहां m प्लस जो दे रखा है इसका m/z दे रखा है, मतलब मास दे रखा है। m/z कितना दे रखा है, 170 लिखा है। ठीक है, ए अननोन सब्सटेंस शो ए मॉलिक्यूलर आयन पीक m/z 170। आगे कह रहा है विद ए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 100%, विद ए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 100%। मतलब वो कह रहा है कि एक अननोन कंपाउंड है और उस कंपाउंड के जो उसका मास जो है उस कंपाउंड का वो 170 है, तो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी जो लिखी है वो 100% लिख रहा है। ठीक है, मैं वापिस बोल देता हूं, ए अननोन सब्सटेंस शो ए मॉलिक्यूलर आयन पीक m/z इक्वल्स टू 170, ब्रैकेट में कर लेंगे, विद ए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 100%, विद ए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 100%। मतलब ये 100% लिखी है, किसके लिए लिखी है, m के लिए लिखी है। ये किसके लिए लिखी है, m के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, द m+1 पीक हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 13.2। आगे लिखो, द m+1 पीक हैज एन, the m+1 peak has an intensity of 13.2. The m+1 peak has an intensity of 13.2. What is the number of carbon atom? What is the number of carbon atom? मतलब यहां m+1 की और लिख दी कितना, 13.2। कहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं। क्या ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, 7, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शंस में 12 और डी ऑप्शंस के अंदर लिख दिए 9। फटाफट बोलेंगे भाई क्या होगा, फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा। बताओ ये चीजें क्लियर हैं क्या, फटाफट बोलेंगे भाई क्या आंसर होगा, फटाफट बोलो भाई क्या आंसर होगा। फटाफट बोलो क्या आंसर होगा। सुनीत बिल्कुल ठीक है, पिंकी, विनय, सुनीत, विनीत, कनिका, फटाफट बोलो भाई क्या आंसर होगा। सुनीत ठीक है, फटाफट बोलो भाई क्या आंसर होगा। फटाफट बोलेंगे क्या आंसर होगा। विनीत गलत है, देखो मैंने कहा m+1, अरे ये m+1 लिखा है भाई, ये जो लिखा है ये m+1 है, m की तो कितनी है 100% है ही। ठीक है, सही है पिंकी, पिंकी ठीक है, कनिका ठीक है, विनीत तू ध्यान दे भाई, तू गलत कर रहा आज, कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं, ध्यान से समझ। देखो यहां लिखा है m+1, मैंने कहा कि यहां सबसे पहले जो सबसे बड़ी पीक है उसको पकड़ लेना है। ठीक है,
उसको सबसे बड़ी पीक पकड़ लेना है। बताओ ये कितना लिखा है 13.2। नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे, हमें पता है एक कार्बन एटम की इंटेंसिटी होती है 1.1 या 1.08 नेचुरल की बात करोगे तो यहां मेरे पास पूछा कितने कार्बन एटम होंगे, मैंने कहा जितनी इंटेंसिटी दे रखी है उसको 1.1 से डिवाइड कर देनी, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। जितनी क्वेश्चन के अंदर है इंटेंसिटी क्या दे रखी है, यहां दे रखी है, उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, लगभग 12 कार्बन आ जाएंगे। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, लगभग 12 कार्बन आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबका ठीक है भाई, सुनीत तू ही थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और सबका ठीक है। बस आपको जितनी भी इंटेंसिटी दे रखी है उसका क्या करना है, डिवाइड करना है 1.1 से। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे, 12 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, फटाफट लिखेंगे क्वेश्चंस, फटाफट लिखेंगे भाई। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एन अननोन कंपाउंड, एन अननोन हाइड्रोकार्बन्स, एन unknown hydrocarbon has a molecular peak, has a molecular peak of m by z, m by z is equals to 84, m by z, a unknown hydrocarbon has a molecular peak of m by z equals to 84 with relative intensity is 31.3। मतलब यहां ये क्या दे रहा है, m प्लस लिख रहा है कितनी, 31.3। ठीक है, आगे लिखो भाई, the m plus 1 peak has a relative intensity of 2.06। मतलब यहां आपके पास क्या लिखा है, m+1 की लिखी है, m+1 कितना दिया है, 2.06। वापिस रिपीट कर देता हूं, एन अननोन हाइड्रोकार्बन हैज ए मोलिकुलर पीक ऑफ m by z is equals to 84 with relative intensity 31.3। the m+1 peak has a relative intensity of 2.06। what is the molecular formula, what is the molecular formula, what is the molecular formula। देखो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा, बस आपको इतना निकाल के बता दो मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल दिए तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल दोगे। ठीक है, मोलिकुलर यहां फॉर्मूला आप बस इतना निकाल दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोलिकुलर फॉर्मूला फिर मैं अपने आप निकाल दूंगा। फटाफट बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल दो भाई, मतलब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बता देने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर मैं अपने आप बता दूंगा कैसे निकालोगे। हाँ विनीत, बिल्कुल विनीत तू गड़बड़ कर रहा है भाई। ठीक है विनीत, सुनीत नहीं विनीत। विनीत बता समझ में आ गया है विनीत, बता समझ में आ गया भाई। विनीत, प्रीति 2 गलत है, प्रीति गलत है। चेक करो, कुछ करो, सही करने की कोशिश करो, सोचो क्या गलती की मैंने, बताओ। प्रीति हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन के अंदर बोला एन हाइड्रोकार्बन्स, और एन हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। बताओ तुम कह रही हो 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इतने सारे हाइड्रोजन थोड़ी ना होंगे। 2 कार्बन का मास कितना हुआ 24, तो बचा हुआ 84, जो 60 मास क्या उसमें 60 हाइड्रोजन होंगे। क्या C2H6H60 होगा क्या फॉर्मूला, क्या बोलोगी, क्या C2H6, यहां से तुम सोचो खुद ही, क्या ये फॉर्मूला, इसका फिर मास 84 बनेगा।
84 तभी तो बनेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर क्या हो, ओनली 4 हाइड्रोजन और कार्बन हो। फटाफट बोलो भाई। देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है आपको एग्जाम के अंदर। कैलकुलेशन को इतना लाइटली नहीं लेना है, इतना लाइटली नहीं लेना है कैलकुलेशन को। बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए गलत करवा देती है कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल, दिन खराब नहीं होता है भाई, प्रैक्टिस कर ले, दिन खराब नहीं होगा। ठीक है विनीत, प्रैक्टिस कर ज्यादा से ज्यादा। बताओ फटाफट बोलो भाई, हो रहा है नहीं हो रहा है, फटाफट ये तो बताओ मुझे, क्या नंबर ऑफ कार्बन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। विनय 18, विनय सोच अगर 18 कार्बन एटम हो गए तो एक कार्बन का मास कितना है, 12 है, तो 18 कार्बन होगा तो सोच कितने हो गए, तो ये तो मास कितना हो गया, 84 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि टोटली मास कंपाउंड का 84 है। और तूने तो कितना मास बना दे, इसको कैलकुलेट करके देख कितना बनता है, कैसे 18 कर दिया। सुनीत बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, दे नहीं रखा है, लाना पड़ेगा भाई सुनीत, दे नहीं रखा है, एक्चुअल दे रखी है वो, उसको रिलेटिव में लाना पड़ेगा। देखो भाई तुम लोग गलतियां क्या कर रहे हो, एक बच्चे का ठीक आया अभी, तुम लोग गलतियां क्या कर रहे हो, यहां एम के लिए लिखी हुई है, एम की लिखी हुई है 31.3, ये लिखा हुआ एम के लिए क्या दी हुई है 31.3, और यहां m+1 के लिए जो लिखी है वो कितनी लिखी है, यहां 2.06 लिखा है, 2.06। ये आपको चीज इंफॉर्मेशन से गिवन है भाई, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इसमें कहा है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है। अगर कार्बन आ गए, मुझे कार्बन का मास पता चल गया, तो मैं बचे भी क्या होंगे, हाइड्रोजन का मास ही बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैंने ये लिखा दिया था कि यहां m को हमेशा 100% रख लेना है। अगर एग्जामिनर नहीं देता है तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा 100% में, तभी हमारी ये जितनी भी चीजें हैं सारी फॉलो करेंगी। अगर उसकी m की इंटेंसिटी 100% नहीं है तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है सारे गलत होंगे, और आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो 1 2। इसको पहले 100% करो तो कन्वर्ट, ये आपके पास रिलेटिव में लेके आओ, क्योंकि m को जब तक आप 100 नहीं बनाओगे तब तक आपके आंसर सही मैच नहीं होने वाले हैं। इसको 100 कैसे बनाया था, मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, ये आपके पास है तो इसमें से ये 31.3 है और ये क्या होगा 2.06 होगा, तो इनको 100 बनाओ। मैंने कहा था कि यहां जो आपके पास, इसको 100 मान लेना, मतलब इसको 100 कैसे बनाओगे, इसको 100 बना देना, मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकाल लोगे, तो यहां से कैसे निकालोगे 2.06 अपॉन में इसको 100 मान लिया, तो यही इसकी टोटल वैल्यू है, तो ये कितनी होगी 31.3 मल्टीप्लाइड 100। कैलकुलेट करके देखो कितना आया है, कैलकुलेट करो कितना आया, ऐसे ही तो निकालते थे हम कि इसको आप 100 बना लो, इसको बना के देख लो 100 ही आएगा, 31.3 डिवाइड में 31.3 जो मैक्सिमम होगा उसको मान लिया करो 100%, तो देखो ये कट गया 100% ही आया है, 100% ही आया है, ठीक है। इसकी यहां से इंटेंसिटी निकाल लो कितनी आ गई, 100 के रेस्पेक्ट में निकालना है, 2.06 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड में 31.3, बताओ कितना आ गया, इसका आ गया 6.58 है, 6.58। मतलब इसका अब यहां से देखो m जो है वो अगर 100, इसको 100 मानते हो और तब यहां से m+1 जो आता है वो आता है 6.58, 6.58। मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसको आपको यहां घुमा फिरा करके इसमें कन्वर्ट कर रखा था, घुमा करके इसमें कन्वर्ट कर रखा था, बस इसी चीज को समझना था आपको, इसी चीज को ही समझना था। अब यहां से निकाल लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या बताया था, एक कार्बन की इंटेंसिटी होती है 1.1, तो मैंने कहा था जितना भी यहां टोटल इंटेंसिटी होती है m+1 की, उसको किससे डिवाइड कर दोगे 1.1 से, 1.1 कितनी आ जाएगी भाई, यहां से 6 कार्बन आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 कार्बन आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां आगे 6 है, कार्बन एटम आगे 6 है, एक कार्बन का मास बताओ कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12 है, तो 6 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 इंटू में 6 है,
कितना हो गया 72, 72 आ गया। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है हाइड्रोकार्बन्स है, और हाइड्रोकार्बन्स इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन तो कितने हैं 6 हैं, ठीक है, बचे भी है। टोटल मास कितना था बताओ, टोटल मास था 84, 84 मास से 72 घटाया तो कितना बचा बताओ, 12 बच गया। कितना बच गया 12 है। इसका मतलब 12 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे, तो यहां C6H12 आ जाएगा। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, फटाफट बोलो भाई, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, फटाफट बोलो। यहां से M कितना था, यहां मास दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 84 गिवन था, 72 कार्बन का हो गया, तो बच्चे भी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का मास 12 हो गया। ठीक है, फटाफट बोलो भाई, C6H12 बिल्कुल सही का निका, फटाफट बोलो भाई। क्या ये चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलो, क्या ये चीजें क्लियर है, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीजें क्लियर है या नहीं है। बताओ ये चीजें क्लियर है क्या, ओके। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो भी किसी, ओके ठीक है। तो हमारे पास देखो मास के अंदर मैंने कहा 4 पॉइंट हमें पढ़ने थे, क्या क्या पढ़ने थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना था वो हमने पढ़ लिया, दूसरा उसको कैसे मास स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जाता है वो पढ़ लिया हमने, तीसरा इंटेंसिटी रेशियो था, खूब अच्छे डिटेल से पढ़ लिया, क्या प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, इसका 4th पार्ट कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है, उसकी कहानी की बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय। ओके कोई नहीं विनय, धीरे धीरे सीखेंगे ये चीजें भाई, गलतियां यहां करोगे तभी तो सीखोगे। देखो ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां नहीं करे, सबसे हो जाती गलतियां, पर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो गलतियां दूर हो जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।